लेसन स्टेटमेंट इस चैप्टर के बहुत बेहतरीन 25 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। इससे जो है आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में वो आपने देखा होगा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में आए, उसकी थ्योरी से रिलेटेड ही आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम आपको आज बताएंगे। वो बताने के पहले एक कुछ बेसिक टर्म बताने जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए बस केवल। इसके बाद तुरंत हम इन एमसीक्यू उस क्वेश्चन पर ही आ जाएंगे। तो हमको इसके बारे में जो बताना है वो बताना ये है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हो सकती हैं कि एक बात तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपसे बात की जाए किसकी, फेवरेबल बैलेंस की अगर जो आपसे बात की जाएगी तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ये चीज़ समझिएगा। जैसे आपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और जा कर के उसमें पैसा जमा करते हैं, तो आपके पास में जो मोबाइल में मैसेज आता है, तो आपने देखा होगा जब कभी भी आप पैसा जमा करते हैं, आपने 5,000 रुपये जमा किए जा करके, तो आपके में मैसेज आता है कि 5,000 रुपीज़ क्रेडिटेड। और अगर जो आपने उस अकाउंट से पैसा निकाला है तो हमेशा मैसेज आएगा कि 5,000 रुपये निकाला है, तो लिख करके आ जाएगा 5,000 रुपये डेबिटेड। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर जो आप जा कर के बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैलेंस कैसा हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसीलिए मैसेज क्या आ रहा है, बैलेंस क्रेडिटेड। ठीक, तो जब कभी भी आपसे फेवरेबल बैलेंस की बात की जाए, अच्छा बताइए फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जब बात आपके फेवर की हो, तो भाई बैंक आपके फेवर की बात तभी करेगा जब बैंक में आपका पैसा जमा होगा। ठीक है, और बैंक आपके फेवर की बात तब नहीं करेगा जब बैंक ने अपना पैसा आपको दे रखा होगा। ठीक, अगर जो आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो ये आपके फेवर की बात है, और बैंक ने आपको लोन दे रखा है तो वो बैंक के फेवर की बात है। बात समझ में आ गई ना। तो अब अगर जो हम आपसे पूछें कि आपके लिए फेवरेबल बैलेंस क्या हो सकता है, तो आप कहोगे कि जब बैंक में मेरा पैसा जमा हो, और जब पैसा जमा होगा तो हमने बताया ना मैसेज क्या आता है, क्रेडिटेड का। तो अगर जो हम आपसे कहें कि आपके लिए फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, तो यानी बैंक में आपका बैलेंस कैसा होना चाहिए, क्रेडिट। कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। बस अब इतना ध्यान रखना कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इसमें आप दो टर्म का यूज़ करेंगे। ये पहले टर्म को बोलेंगे क्या, पासबुक। पहला टर्म क्या बोला जाएगा, पासबुक। दूसरा टर्म क्या बोला जाएगा, कैशबुक। तो ये जो दो टर्म हैं, इसमें से पासबुक हमने पहला टर्म बोला, हमने कहा आपके लिए फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, तो आप कहोगे कि क्रेडिटेड अमाउंट। किसका, चूँकि हम बैंक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फेवरेबल बैलेंस किसके लिए यहाँ बात करेंगे, पासबुक के लिए। ठीक है, तो अगर जो क्रेडिटेड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, आपके लिए फेवर में होगा। बात समझ में आ गई ना। बस इतना ध्यान रखना कि पासबुक में जो भी एंट्री की जाएगी उसका जस्ट अपोजिट रहेगा किसमें, कैशबुक में। तो अगर जो हम आपसे कहें कि फेवरेबल ही बात करें, फेवरेबल बैलेंस की ही हम बात करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन किसके संबंध में, कैशबुक के संबंध में। तो जो चीज़ पासबुक में क्रेडिट है वो चीज़ अगर जो कैशबुक में आपके डेबिट होगी तो उसका मीनिंग वही होगा, यानी जो इसमें क्रेडिट है वो किसके बराबर है, कैशबुक के डेबिट के बराबर है। तो अगर जो कैशबुक का हम आपसे डेबिट बैलेंस बात करेंगे तो समझोगे आप कि वो हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। अब कैशबुक में जो डेबिट बैलेंस होगा, ये होगा कौन सा बैलेंस, ये ठीक वही अमाउंट होगा जो आपने बैंक में जमा कर रखा है। आप अपनी कैशबुक में डेबिट बैलेंस में वही अमाउंट लिखोगे जो आपने अपने बैंक में जमा कर रखा है। यानी पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस है, बैंक में जो जमा कर रखा है वो कैसा बैलेंस होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। और वो उसको आप कैशबुक में कैसे लिखे होंगे, अपने डेबिट बैलेंस में लिखा होगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म याद रखिएगा। अब हम आपसे बात कर रहे हैं इसके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन पर एक एक करके। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा थ्योरी के विषय में जो बातें हैं वो आपको जो है थ्योरी सेक्शन वाले वीडियो में मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है इसमें, आ स्टेटमेंट टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिकनसाइल करता है किसका अंतर, कैशबुक और पासबुक का। वास्तव में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की जब आप थ्योरी देखेंगे तो पता चलेगा आपको, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया ही इसीलिए जाता है कि जो आपका कैशबुक का बैलेंस है और जो आपके पासबुक का बैलेंस है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। ये अभी हमने बोला था ना, आपने जो बैंक में पैसा जमा कर रखा वही तो अपनी कैशबुक में लिखेंगे, बैंक उसको लिखेगा पासबुक में। होता क्या है, कभी कभी इन दोनों बैलेंसेस में अगर जो अंतर आ जाएगा तो आप परेशान होंगे। आपको लगेगा हमने 1,00,000 रुपये जमा किया था, अभी मेरी पासबुक में अगर जो 90,000 दिख रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा ये 10,000 रुपये कहाँ है।
तो बस इसको ही ढूंढने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि आई स्टेटमेंट टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, वास्तव में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ही परिभाषा है। तो ये इसके लिए आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ पासबुक, पार्ट ऑफ द लेजर अकाउंट, पार्ट ऑफ द कैश बुक, मेमोरेंडम स्टेटमेंट। देखो, क्या ये केवल पासबुक का पार्ट है पासबुक का पार्ट, लेकिन केवल पासबुक का पार्ट तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बना रहे होते हैं तो हमारे पास, हमने अपने व्यवसाय में अपने पास जो कैश बुक बनाई होती है हम उसका भी यूज़ करते हैं और पासबुक का भी यूज़ करते हैं। पार्ट ऑफ द कैश बुक, तो ये पार्ट कैश बुक का भी पार्ट है और इसका भी है। चूँकि लेजर की विषय में इसी में कोई बात ही नहीं होती है। अब ये वास्तव में होता क्या है, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या इसका, इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से आपके बैंक को कोई मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता है। आप बनाओ या ना बनाओ, वो अपनी पासबुक में एंट्री करके आपको दे देंगे। वास्तव में ये क्या करते हो, आप अपने सत्यापन के लिए बनाते हो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम स्टेटमेंट। ये आप अपने लिए बनाते हो, अपनी याददाश्त के लिए, कि जो हमने पैसा दिया था अपनी याद में, वो सारा पैसा मेरा बैंक में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ, इस संबंध में। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, अब वही बात है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है इसको बना कौन रहा है, क्या आपका बैंक बनाएगा? बैंक को क्या पड़ी बनाने की? इसके बाद में लिखा है ऑडिटर, क्या ऑडिटर के पास में स्टेटमेंट बनाने का काम, तो फिर ऑडिट कौन करेगा? तो इसलिए ये भी दोनों विकल्प तो हो ही नहीं सकते हैं। अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के आपका अकाउंटेंट होगा। हाँ, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपने अकाउंटेंट जो रखा होगा, आप उससे समय समय पे कहोगे कि एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, देखो कोई अंतर तो है या नहीं है। और वास्तव में बनता तभी जब अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि लगातार कैशबुक में एंट्री चल रही होती है, पासबुक में चल रही होती हैं, और जो ही डिफरेंस आता है तो ही उसको तुरंत बनाया जाता है। अब कस्टमर ऑफ द बैंक, क्या बैंक के सभी कस्टमर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं? क्या आप बैंक के कस्टमर हो, आपने कभी बनाया है? क्यों? क्योंकि आपने तो सीधा सीधा पैसे जमा किया, निकाला, आपके पास में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते ही नहीं है कि आपने बहुत सारी चेकें लगाई हैं, आपने बहुत सारे चार्जेस दिए हैं, आपको बहुत सारा इंटरेस्ट मिला, आपको सीधा सीधा जो कुछ गया मिला, तो आप तो नहीं बनाओगे, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, कह रहे हैं कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये किसकी किसकी मदद से बनाया जाता है। अब इसको ध्यान रखना कि आपकी पासबुक, तो मान लो जो पासबुक है उसमें जो आपने बैलेंस दिया वो तो बैंक आपको बता रहा है। आपके पास में जो कैश बुक है ना, उस कैश बुक में आप निश्चित तौर पर 2 कॉलम बनाते हो। ठीक है, उस कैश बुक में आप निश्चित तौर पर 2 कॉलम बनाओगे। पहले कॉलम को बोलोगे कैश कॉलम, दूसरे कॉलम को बोलोगे बैंक कॉलम। तो उस कैश बुक में बैंक कॉलम में आप वो एंट्रियां दर्ज करोगे जो आपने ट्रांजेक्शन्स बैंक के लिए किए हैं। कैश बुक में, कैश कॉलम में आप बैंक कॉलम में वो ट्रांजैक्शन दर्ज करोगे जो आपने बैंक के साथ में किए हैं। तो अगर जो आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो निश्चित तौर पर आपको पासबुक में कौन सा कॉलम आपको पासबुक देखनी होगी और कैश बुक का कौन सा कॉलम देखना होगा, बैंक कॉलम देखना होगा। इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो पासबुक आपका आंसर सही है, दूसरा बैंक कॉलम आप कैश बुक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, कह रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है। अभी मैंने बताया ना कि जब आपका अंतर आ जाएगा, जब भी दोनों बुक्स में अंतर आ गया, पासबुक में और कैश बुक में, तभी आप बना लोगे। तो क्या वो जनवरी 1 को ही आएगा? गलत है। क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट ये भी गलत है। दिसंबर 31 भी कोई मतलब नहीं। अ पर्टिकुलर डेट, वो पर्टिकुलर डेट कौन सी होगी, जिस डेट में आपको आवश्यकता महसूस हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक मीन्स, कह रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक का क्या मतलब होगा। कैश बुक का मतलब अभी हमने आपको बताया कि कैश बुक में कैश अकाउंट किसके हम किस मतलब क्या इसका मतलब हो जाएगा, कैश एंड बैंक कॉलम। जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको ये दोनों कॉलम चाहिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम 7 नंबर पर। कस्टमर डिपॉजिट एंड विड्रॉल आर इंटर्ड बाय द बैंक, कस्टमर ने जो कुछ भी बैंक में पैसा जमा किया है या निकास किया है उसको बैंक कहाँ दर्ज करता है, अपनी पासबुक में दर्ज करता है। ठीक है, समझ में आ गया। 7 नंबर का सरल सा है, आपने जाके अपने बैंक में कुछ भी जमा किया निकाला है, आप एंट्री कराते हो किसमें, पासबुक में। अब पासबुक इज़ ए कॉपी ऑफ, एक पासबुक है, ये किस चीज़ की एक कॉपी है, मतलब ये वास्तव में क्या है, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम,
कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलम, अ कस्टमर अकाउंट इन द पासबुक क्या होता है? आपका जो बैंक में अकाउंट है ना, यही तो होता है ना, अ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक। ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉपी ऑफ द अकाउंट एज मेंशन्ड बाय बैंक गिवन टू कस्टमर। कह रहे हैं कि अ कॉपी ऑफ अकाउंट, आपका जो बैंक में अकाउंट है उसकी एक कॉपी मेंशन्ड बाय बैंक, वहाँ उसमें जो कुछ भी लिखा है, लिखा किसने है? बैंक ने। गिवन टू कस्टमर, कस्टमर को दी जाती है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? पासबुक के नाम से। ठीक है। इसके बाद में द ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू नो द एक्चुअल बैंक पोजीशन, आपके बैंक में कितना पैसा है ये जानने के लिए। टू प्रिवेंट द फ्रॉड, आपके साथ कोई गलती या फ्रॉड तो नहीं किया गया इसलिए भी आप कर रहे हो। टू डिटेक्ट द मिस्टेक, और जो कमी है उसको ढूंढ रहे हो, यानी इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू नो द कैश बैलेंस, टू नो द पासबुक बैलेंस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट। ठीक है। टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ये देखिए फिर वही परिभाषा वाला क्वेश्चन आ गया, ये बैंक रिकन्सिलेशन की परिभाषा ही यही होती है, तो यही इसका उद्देश्य है जो उसकी परिभाषा है। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई 200 व्हेन ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट डिडक्टेड। देखिए इसमें एक टर्म आया है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का आप ये मैसेज, इसका मतलब ये समझ लेना आप कि ओवरड्राफ्ट वास्तव वास्तव में क्या होता है कि बैंक ने अपना धन जो आपको दिया हुआ है उपयोग करने के लिए, इसको एक कॉन्सेप्ट में आप लोन भी बोल सकते हो। ठीक है। वास्तव में ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो धन बैंक का है, बैंक ने आपको दिया हुआ है उपयोग करने के लिए, तो वास्तव में ये क्या है? लोन। तो इसमें कह रहा था पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाई 200। अब जो आपकी कैश बुक है उसमें 200 रुपये आपने पेमेंट कम लिखा है। ठीक है। 200 रुपये पेमेंट कम लिखा है, और जबकि बैंक से पैसा कटा होगा उसका, वहाँ पर आपने एंट्री नहीं की है, लेकिन जब किसी को पेमेंट की होगी तो बैंक से तो पैसा कटा होगा ना, तो इसका मतलब क्या? आपका जो ओवर ड्राफ्ट है वो बढ़ गया होगा। ये बात ध्यान रखना कि जब आप बैंक से कोई पेमेंट करते हैं तो वास्तव में जो आपका बैलेंस, अगर जो आपका जमा है तो उस वो तो कम होगा, लेकिन अगर जो कोई ओवरड्राफ्ट है उस ओवरड्राफ्ट से पेमेंट किया है तो वो क्या हो गया होगा? बड़ प्लस हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 200 विल बी एडेड। क्या हो जाएगा? 200 विल बी एडेड। ठीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक को क्या पड़ेगी बनाने की? डेबिटर का कोई मतलब नहीं, बिजनेस ही बनाएगा। ठीक है। पर्सनल कोई कस्टमर तो नहीं बनाता है। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज टेकन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कह रहे हैं कि जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बैलेंस हम जो ले रहे हैं वो कौन सा है? कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं, यानी हम कैश बुक का बैलेंस हमने उठा लिया है। प्रिपरेशन ऑफ द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आपने कोई चेक किसी को पेमेंट करने के लिए दिया था, ठीक है, वो बैंक गए ही नहीं पेमेंट लेने के लिए, तो जब आपने चेक काटा होगा तो अपनी कैशबुक को तो घटा लिया होगा ना, अपने कैशबुक में पेमेंट माइनस कर लिया होगा कि भैया अब पेमेंट तो कैशबुक में हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया है, और जो ही चेक इशू किया तो ये आपने पेमेंट घटा लिया। लेकिन जब आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपने देखा कि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, तो आप अपने बैलेंस को दोबारा से एक बार क्या करोगे? बढ़ा लोगे बैलेंस बराबर करने के लिए, पासबुक से मिलाने के लिए। इसके बाद व्हेन द बैंक अकाउंट इन द कैशबुक ऑफ कस्टमर शोज अ डेबिट बैलेंस, कह रहे हैं कि बैंक के कस्टमर, बैंक का एक कस्टमर है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स मस्ट जनरली शो, फिर से देखते हैं एक बार, व्हेन द बैंक अकाउंट इन द कैशबुक ऑफ कस्टमर शोज ए डेबिट बैलेंस, कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट जो आपने अपनी कैशबुक में बना रखा है उसमें डेबिट बैलेंस है। द कस्टमर अकाउंट इन द बैंक मस्ट जनरली शो, अगर जो आपका कैशबुक में डेबिट बैलेंस है तो हमने बताया था कि बैंक में आपको वो बैलेंस कैसा हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। कैसा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस, उसका जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है। इसके बाद में एन अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, अभी हमने फेवरेबल और अनफेवरेबल आपको बताया था कि आपके पासबुक में अगर जो क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैसा है? फेवरेबल, और इसी का रिवर्स आपकी कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो वो कैसा है? फेवरेबल। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया था कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, तो ये बात तो सही है, ये फेवरेबल हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, तो ये वाला भी आपका सही हो। और सी दिया डेबिट बैलेंस इन पासबुक, दिया नन ऑफ दिस, नहीं, यहाँ पर देखिए अनफेवरेबल पूछा गया। अनफेवर, देखिए ये दोनों तो फेवरेबल थे ऊपर वाले, वास्तव में ये वाला क्या है? अनफेवरेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस इन पासबुक।
ठीक है। ये पूछ रहे हैं आपसे अनफेवरेबल बैलेंस के विषय में आपसे पूछा गया है। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस कैसा होता है, अनफेवरेबल, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कैसा होता है, फेवरेबल, ठीक है। इसके बाद में वही बात क्वेश्चन आ गया, फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स कि बैंक बैलेंस फेवरेबल कब होगा, उस बैलेंस को आप फेवरेबल कब बोलोगे, जब क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, नहीं नहीं गलत बात, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ये बात सही है, और क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट का मैसेज आया था ना, तब ये फेवर में था, और उसी का जस्ट रिवर्स किस में था, कैश बुक में। तो ये बी और सी यानी कि डी वाला आंसर जो आया ना आपका, ये सही हो जाएगा। डेबिट बैलेंस विथ कैश बुक मीन्स, कह रहे हैं कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पासबुक में कैसा हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, और जब वही पासबुक के क्रेडिट बैलेंस हुआ मतलब आपका पैसा जमा है, तो मतलब आपके फेवर की बात हो गई, तो बैलेंस कैसा हो गया, फेवरेबल बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अगर जो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीधी सी बात है, लोन है तो उसको ओवरड्राफ्ट ही बोलोगे, क्या बोलेंगे आप, ओवरड्राफ्ट ही बोला जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स, कह रहे हैं कि कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब हो आप कर्जे में, और जब आप कर्जे में होगे तो पासबुक में आपके क्या आपको लगता है कि वहाँ क्रेडिट बैलेंस होगा, नहीं होगा, वहाँ पर कैसा हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, किस में, पासबुक में, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को, अब जब हम बोल रहे हैं कि पासबुक में डेबिट बैलेंस होना चाहिए, तो क्रेडिट बैलेंस किसका हो सकता है, कैशबुक का, ये भी बात तो सही है ना, उसी का रिवर्स तो बोला। इसके बाद में अगला क्या है, अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए पार्ट ऑफ पासबुक कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलम, आ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, आ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, बस यही बात है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बना रहा है, कस्टमर बना रहा है। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर जो आपने बैंक से अपने जाकर के पैसे निकाले हैं, तो बताया था कौन सा मैसेज आएगा, बैंक क्या करेगा, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देगा, ये मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसके बाद में देखा है, इफ़ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से हमारे पास में बैलेंस उपलब्ध हुआ है, तो दिए गए विकल्पों में से फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड टू गेट बैलेंस, अब हमको कैशबुक का बैलेंस चाहना है, पासबुक का दिया है तो किसका पाएंगे हम, कैशबुक का, और कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कौन सी मद ऐसी है जिसको आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसको आपको अपनी पासबुक में से घटाना पड़ेगा कैशबुक के बैलेंस के लिए, यानी कोई ना कोई एक ऐसी एंट्री होगी जो बैंक ने तो आपके पासबुक में की होगी, लेकिन आपने कैशबुक में नहीं की होगी, वो, और वो बैंक ने क्या किया होगा, वो पैसा ऐड किया होगा, तभी तो उसको डिडक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें से पहला ऑप्शन है क्या, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, बैंक ने आपको ब्याज दिया, तो बैंक ने पासबुक में तो चढ़ा दिया, लेकिन वो कैशबुक में तो उसकी एंट्री है नहीं, अब कैशबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो जो बैंक ने दिया था उसमें बैंक अब घटा देगा, क्या, इंटरेस्ट जो उसने दिया था वो अपनी पासबुक में उसको कम कर देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, बैंक बैलेंस सोन इन ट्रायल बैलेंस, बैंक बैलेंस सोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर जो आप ट्रायल बैलेंस में अपना बैंक बैलेंस देखोगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रायल बैलेंस भी कौन बनाता है, बिजनेस ही बना रहा है, बिजनेस का ही ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस में वही बैलेंस होगा जो आपकी कैशबुक में होगा, क्योंकि पासबुक में तो वो बैलेंस है जो बैंक का है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ बैलेंस एज पर पासबुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, कि अभी जब हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो हमारे पास में जो बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट में किसका, पासबुक, यानी अब हम किसका किसका बैलेंस पाएंगे, कैशबुक का। देन द अनकलेक्टेड चेक्स आर, कह रहे हैं कि अनकलेक्टेड चेक्स को हमको कैशबुक का बैलेंस निकालने के लिए हमको अनकलेक्टेड चेक्स के लिए क्या करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है कि जब आपने चेक काटे होंगे तो कैशबुक में आपने क्या किया होगा, किसी को पेमेंट किया चेक काट करके, तो आपने कैशबुक का बैलेंस कम कर लिया होगा। अब जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, अब ये अनकलेक्टेड है यानी प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं जा करके, तो इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैशबुक में, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके मल्टीपल क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल वाले कराएंगे, तो लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।